Hello everyone. So we were studying three-dimensional geometry and this is the lecture 2, and till now we have studied few things regarding direction cosine, direction ratios and the equation of line. Let us quickly recall what we have studied till now. So सबसे पहले हमने कल डायरेक्शन कोसाइंस को स्टडी किया. डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, जहाँ पे एल क्या होता है हमारा? एल होता है द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस. से कॉस अल्फा, अगर लाइन के साथ लाइन ने एक्स एक्सिस से एंगल बनाया तो कॉस अल्फा हमारा एक डायरेक्शन कोसाइन होगा. और एम क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन विद वाई एक्सिस से बीटा, तो कॉस बीटा. और एन क्या होगा हमारा? एंगल मेड बाय द लाइन विद जेड एक्सिस से गामा, तो कॉस गामा जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एन. So these were the direction cosines of a line which makes angle alpha, beta, gamma with x, y, z axis respectively. तो उसके बाद हमने इनके बीच में एक रिलेशन को स्टडी किया कि डीसीज के बीच में एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन क्या है हमारा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. Alright. So this was the relation between direction cosines. Then we also saw that कि अगर हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन ऐसे है और उस पर कोई लाइन है और अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में कर दी जाती है, तो हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन एंगल जो है उसको हम पाई माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा. तो जो अब जो नए डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे वो रिवर्स्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे. नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्शन रेशियोज को. डायरेक्शन रेशियोज को हमने स्टडी किया. डायरेक्शन रेशियोज क्या थे कि सपोज हमारे पास कोई लेमडा है, नॉन जीरो लेमडा. कहाँ से आ रहा है वो? नॉन जीरो रियल नंबर. ठीक है. सो नॉन जीरो रियल नंबर है तो डायरेक्शन रेशियोज के क्या होंगे? लेमडा एल, लेमडा एम और लेमडा एन, वेयर एल, एम, एन आर डायरेक्शन कोसाइंस. उसके बाद हमने एक तरीका देखा जहां पे हम डायरेक्शन रेशियोज की मदद से हमने क्या किया था? डायरेक्शन कोसाइंस को निकाला था. उसकी हमने प्रॉपर अच्छे से डिराइव किया था. वो कैसे आता है फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं अभी के लिए कि अगर हमारे ए, बी, सी डायरेक्शन रेशियोज है तो उस लाइन की हम डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट a square plus b square plus c square. So these were the direction cosines of a line when we are provided with the direction ratios. So उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो जानने हैं और हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, टू पॉइंट्स आर गिवन, तब हम उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्टली हमने क्या किया? सपोज पॉइंट्स हमारे x1, y1, z1 है और x2, y2, z2 है, तो सिंपली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. ठीक है. तो ये क्या होंगे? उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे. और इन डायरेक्शन रेशियोज हमें पता लग चुके हैं, तो हम इस ऊपर वाले फॉर्मूला की मदद से इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी आराम से निकाल सकते हैं. उसके बाद हम फिर चले गए थे, हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे और फिर हमने चले गए थे लाइन की तरफ. लाइन की इक्वेशन के बारे में फिर हमने बात की थी. सो लाइन की इक्वेशन में हमने क्या क्या देखा था कि कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और कोई वेक्टर है, कोई पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और कोई एक और ये एक लाइन होगी इस वेक्टर से पास करने वाली, और इसी लाइन पे हमने एक पी माना पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड, अननोन पॉइंट. ठीक है. और इसके पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, और इस लाइन के पैरेलल हमने एक बी वेक्टर माना था.
तो इन सब की मदद से हमने कंस्ट्रक्ट किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आई थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन? वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आई थी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है। और इसी को जब हमने कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व किया था, कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आया था? कार्टेशियन फॉर्म में हमें मिला था x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है। और हमने एक और इम्पोर्टेंट बात देखी थी कि अगर हमारी कोई बी वेक्टर दिया, जो बी वेक्टर ऊपर दिया हुआ है, बी वेक्टर जो ऊपर हमें दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सो जो ये ए बी सी है, ये हमारे लाइन जो बी वेक्टर है, उस बी वेक्टर के क्या होंगे? डी आर होंगे। ठीक है। तो ये, और अगर हमें ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ये हमारा बी वेक्टर होगा। ठीक है। ये चीज हमें थोड़ा बहुत आगे काम आएगी, इसीलिए हमने इसको एक बार रिकॉल कर लिया। और एक और बात देखी थी कि हम कोलिनियरिटी कैसे दिखाते हैं। कोलिनियर दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया था कि उनके डी आर को एक मल्टीपल में दिखा दिया था एक दूसरे के। ठीक है। और उसके बाद हमने कंक्लूड किया था कि सिंस कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट बी है, तो वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो अब ये जो कोलिनियरिटी वाली चीज है, ये भी काम आएगी हमें सॉल्व करते वक्त। तो आगे बढ़ने से पहले हम फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जो हमने अभी तक स्टडी किया है उस पे। ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म स्टडी किया है। और उसके आगे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक काम कीजिए, एक नोट लिख लीजिए। नोट: L, M, N are direction cosines of the line। अगर L, M, N हमारे DCs हैं उस लाइन के, then the equation of the line is, उसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे? x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम एन। तो ये हमारी उस इक्वेशन की, सॉरी उस लाइन की इक्वेशन होगी जिसके ऊपर हमें पॉइंट पता है। और एल एम एन हमारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है उस लाइन के। ठीक है। अब हम मूव कर सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखेंगे, पहले हम थोड़ा सिंपल ही एक दो क्वेश्चन ही रखेंगे। ठीक है। सो क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास? फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2 and -4 and which is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को समझो पहले। देखो बहुत ही बेसिक सवाल है कि फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन। हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है जिसके हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उस लाइन के बारे में। उस लाइन के बारे में हमें क्या क्या बताया कि उस लाइन पे हमें एक पॉइंट पता है और उस लाइन के पैरेलल लाइन जो है उसका एक वेक्टर पता है, बी वेक्टर। तो अगर आपको अभी जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैंने समझाई थी, तो ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि ए वेक्टर आपको दे दिया इन लोगों ने। ये जो पैरेलल लाइन बताई है, ये क्या दे दी इन्होंने? बी वेक्टर दे दी। अब और वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए आपको पता है, बी वेक्टर आपको पता है, तो सिंपली अब क्या करोगे? रख दोगे। लेमडा तो लेमडा ही रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है। तो डायरेक्टली क्या होगा?
इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5i प्लस 2j माइनस 4k, एंड बी वेक्टर अपने को क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन इस लाइन की क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस lambda टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये तो होगी वेक्टर इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाल रहे थे अपन, देखो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको पॉइंट पता है ए बी सी, सॉरी पॉइंट x1 x2 x3 पता है, और आपको जो डिनोमिनेटर में हमने अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म लिखी थी, उसके ए बी सी की वैल्यू 3 2 माइनस 8 है। या फिर आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म निकालने के बाद कि आर के वेक्टर क्या होगा अपना, xi प्लस yj प्लस zk विल बी इक्वल टू, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप, ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा जे कैप माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा के कैप। तो जब इस आई जे के कोफिशियंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा, y इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, एंड z इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा। तो अब यहाँ पे जैसे हमने पहले कंस्ट्रक्शन में किया था, x माइनस 5 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन 2 will be equal to lambda, and z plus 4 upon minus 8 will be equal to lambda। बस इनको बराबर रख दीजिए इन सब टर्म्स को। सो नाउ ये था हमारा एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब हम अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो अब हाँ आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर ऑफ टू, मतलब हमारे पास दो पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं अपन, कार्टेशियन प्लेन अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये क्या है, हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमारे पास एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं इस लाइन के ऊपर। सपोज ये एक पॉइंट आ गया अपना ए, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया अपन को इन्होंने बी। ठीक है, ये जोड़ दिया हमने, और एक लाइन है जो ऐसे पास कर रही है। तो ये क्या है, अपना ए वेक्टर है, और ये क्या है, अपना बी वेक्टर है। और हमने एक पोजीशन, एक अर्बिट्ररी पॉइंट पी मान लिया, एक्स वाई और जेड, और पी के पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 और z2। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, बस इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, ए पी और बी। तो ए पी और ए बी, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, सॉरी ये जो वेक्टर्स हैं अपने पास ए पी और ए बी, दे विल लाई ऑन अ सेम लाइन इफ एंड ओनली इफ ए पी एंड ए बी, या फिर इसको अच्छे से ज्यादा अच्छे से कहूँ अगर मैं, एक सेकेंड, सो हम पॉइंट पी
is a point on the line P lie on the line if and only if P लाइन पे तभी लाई करेगा जब AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर। अगर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ना कोलिनियर की, आज मैंने बात क्यों छेड़ी दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर हमारा काम आने वाला था। तो एपी वेक्टर और एबी वेक्टर जब कोलिनियर होंगे तभी जो हमारा पी है ये लाइन पे लाई कर पाएगा। समझ रहे हो आप? तो एपी वेक्टर किसके बराबर होगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। और पी हमारा लाइन पे लाई कर रहा है क्योंकि हमारे पास एपी और एबी क्या है? कोलिनियर है। तो लाइन पे लाई करेगा तो एपी वेक्टर विल बी सम लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट AP वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या आ गया अपने पास? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अब सिमिलरली इसी फॉर्मेट में हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। तो अभी हमने वेक्टर फॉर्म में क्या निकाला? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग टू आर। ये हमने निकाला। तो हमें क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्मेट चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b। और a को जब हम माइनस करेंगे हमें मिलेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 के कैप। अब जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, जब हम लैम्डा के आई कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1। तो क्या बन गया ये? दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 मिलेगा, z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कार्टेशियन इक्वेशन क्या मिलेगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। This is the equation of the line when you are provided with the 2 points। और ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई एकदम। अब हम देख लेते हैं इस पे कुछ सवाल, क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point -1 0 2 and 3 4 6। बहुत ही बेसिक सवाल है। सीधा आपको क्या करना है? आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको चाहिए थी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, 2 पॉइंट्स ऑन लाइन चाहिए थे, 2 पॉइंट आपको इन्होंने दे दिए हैं, ये और ये। अब क्या करना है कि
ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और हमारी इक्वेशन या फिर पहले चलो वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। ये हमारा ए वेक्टर बन गया, ये हमारा बी वेक्टर बन गया, और वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या था? वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू lambda टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ये है, तो क्या बनेगा? माइनस आई कैप प्लस 0 j कैप 2 a कैप प्लस lambda टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब 3 माइनस माइनस 1 4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। ये आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए क्या करोगे? आप डायरेक्टली लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो चलो वैसे तो वेक्टर ही पूछे, लेकिन हम भी निकाल लेते हैं, थोड़ी हैबिट हो जाएगी। तो x माइनस माइनस ऑफ x1, मतलब x अपॉन x1, x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 - 0 अपॉन 4 - 0 इक्वल टू z माइनस 2/6 - 2। ये आपकी आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है एक लाइन की, x+3/2 इक्वल टू y-5/4 इक्वल टू z+6/2। फाइंड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, इस बार तो हमें क्या बोला गया है कि हमें एक लाइन है, उसकी हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, और हमें क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में उस इक्वेशन की, तो उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अब कंपेयर करो इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करो। तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है? -x1 की वैल्यू आ रही है +3। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 की वैल्यू आपकी आई -3, -y1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? -5। तो आपकी y1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। माइनस ऑफ z1 की वैल्यू क्या आ रही है? +6। तो z1 विल बी इक्वल टू -6। तो आपको x पॉइंट्स पता चल गए अब। ठीक है, पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट्स पता चल गए। उसके बाद हमें a की वैल्यू पता चल रही है, 2 है। a इक्वल टू क्या है? 2 है। b इक्वल टू क्या है? 4 है। c इक्वल टू क्या है? 2 है। सो आपको dr भी पता चल गया इक्वेशन के। आप तो सिंपली लिख सकते हो ना, ये क्या बन जाएगा? a वेक्टर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? b वेक्टर बन जाएगा। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और आपका काम हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर क्या आएगा अच्छा, फाइनल आंसर ही तो लिखना बचा है, वो तो खुद ही लिखोगे, वो थोड़ी लिखेंगे आप। चलो आगे देखते हैं। अब हम करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब हमें दो लाइन दी गई होंगी और हमें उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना होगा। सो अपना अच्छा सा एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसके ऊपर हमारी पहली लाइन आ गई, इसके ऊपर हमने अपनी पहली लाइन बना दी, ये लाइन निकल गई L1, और एक और लाइन बनानी है अपने को, ये लाइन होगी L2। ठीक है, और हमें जानना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल थीटा है वो क्या है। हमें थीटा निकालने में इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल थीटा बिटवीन द लाइन। ठीक है, पिक्टोरिकली आपको क्लियर हो गया आप करने क्या जा रहे हैं?
L1 L2 हमारे पास दो लाइंस हैं और उनके बीच में जो लाइन है वो हमें जानना है। तो इसके लिए हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे कि लेट L1 and L2 be two lines, ठीक है, passing through origin, and their dr b, L1 के हमने dr मान लिए A1 B1 और C1, और L2 के हमने dr मान लिए A2 B2 और C2, ठीक है, हमने दो dr मान लिए। और इस P भी एनी पॉइंट ऑन L1, हमने अपनी L1 पे एक पॉइंट माना P और L2 पे हमने एक पॉइंट माना Q, ठीक है। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन OP एंड OQ, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन OP एंड OQ। सो दो हमारे पास डायरेक्टेड लाइंस हैं OP एंड OQ, और OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा निकाल सकते हो क्योंकि dr पता है, ये तो मैंने आज फिर से रिकॉल कराया था, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, B वेक्टर इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 K कैप प्लस C2 K कैप। अब ध्यान से देखो, आपके पास दो वेक्टर्स हैं OP OQ, जिसका नाम हमने A वेक्टर और B वेक्टर रख दिया, और वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं अपन। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू cos थीटा मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। खल्लास, कुछ ही नहीं बचा। हमने क्या किया, दो लाइंस ली, उन पे एक पॉइंट एज्यूम किया, उन पॉइंट्स की, उस लाइन के बारे में हमें dr पता था, तो उस लाइन के dr पता चल गई, उस लाइन की सॉरी उस लाइन की dr हमें पता था, तो हमें उस लाइन की ऐसे एक वेक्टर पता चल गया, और उस वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना तो आता ही है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो इसमें तो कुछ नहीं बचा, सिंपल है, इतना तो कर ही सकते हैं सॉल्व। A वेक्टर क्या होगा, ये है अपना B वेक्टर, क्या डॉट प्रोडक्ट कर लेना और मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देना, ठीक है, वेयर A एंड B आर दिस, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया। और यहीं अगर आपको साइन थीटा में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू अपन पीछे ही निकाल के आए हैं, तो वो यहाँ पे पटक देना और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो अब एक लिखते हैं बढ़िया सा कुछ, इफ इंस्टेड इंस्टेड ऑफ dr फॉर द लाइन, अब जरूरी थोड़ी है हमारे पास हमें dr ही दी गए हो सकता है कि हमें डीसी दे दिए हुए हो। इफ डीसीज आर गिवन, नेमली नेमली L1 M1 N1 for L1 and L2 M2 and N2 for L2, तब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो अभी हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी उसी में वापस आओ। अभी जो हमने cos थीटा निकाला था, तो हमने क्या निकाला था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, A1 A डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2, डॉट नहीं मल्टीप्लाई C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये मिलता है अपने को cos थीटा।
अब यहाँ पे ना देखो, ध्यान से देखो, इसी में ही डीसी छुपा हुआ है। कैसे? तो अपन इसको तोड़ते हैं। A1 अपॉन A1 A2 अपॉन अंडर रूट ए समेशन A1 स्क्वायर वाली टर्म आएगी, और यहाँ पे समेशन A2 वाली टर्म आएगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है। प्लस B1 अपॉन B2 अंडर रूट समेशन A1 वाली टर्म और समेशन A2 वाली टर्म, और सिमिलरली क्या आएगा, C1 अपॉन C2 अंडर रूट समेशन A1 वाली टर्म और समेशन A2 वाली टर्म। अब देखो, ये जो है अपना, ये क्या है? अगर आपको याद हो कि जब हमें एक इक्वेशन के डी आर दिए गए होते हैं, तो हम उसके डीसीज निकालते हैं। कैसे निकालते थे? पहला डीसी कैसे आता था? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी अपॉन अंडर रूट, ऐसे करके निकालते थे। वही तो दिया हुआ है यहाँ पे कि ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया? L1 मिल गया, मतलब L1 लाइन का पहला डीसी मिल गया। और ये जो आपको दिया हुआ है, ये दूसरी लाइन का डीसी मिल रहा है, मतलब कि आपको L2 दे रहा है। और ये क्या दिया हुआ है आपको? M1 दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है? M2 दिया हुआ है। सिमिलरली ये N1 हो गया, ये क्या हो गया? N2 हो गया। तो आपने क्या निकाल लिया? cos थीटा विल बी इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। So this will be the formula to find the angle between the lines when we are provided with the direction cosines of the line। और हमने dr का भी देखा, और dr की मदद से ही हमने dc के लिए फॉर्मूला को रिड्यूस किया है। और यही सेम फॉर्मूला अगर हमें साइन थीटा में रिड्यूस करना हो, वो भी आप अब कर सकते हैं। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं अपन, रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी समझ लीजिए। पहला, इफ L1 और L2 हमारी अगर परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा क्या है? 90 डिग्री है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली चीज बहुत काम आने वाली है, कि आपसे एंगल निकलवाए ना निकलवाए, लेकिन ये जो पैरेलल और परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन बनती है, ये बहुत काम आती है क्वेश्चंस में, ठीक है। देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट समेशन A1 स्क्वायर अपॉन समेशन A2 स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है। और ये क्या होगा? cos थीटा के बराबर होता है। मतलब थीटा क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है। और नीचे वाला टर्म हम राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो मतलब अगर हमें कोई लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उनकी डीआर का प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर हमारे को क्या बोला गया है कि इफ पैरेलल, अगर हमें पैरेलल बोला गया है, दैट इज एंगल उनके बीच में क्या है? 0 डिग्रीज है। तो 0 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा? cos 90 की जगह cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये इस रेशियो में होंगे डीआर। मतलब ये वाली बात तो अपनी पहले भी हो चुकी है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, तो उनके डीआर का रेशियो इक्वल होता है, मतलब एक स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होती हैं। ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। So what do we have next? Now if equation of line are known, then now ये तो बात थी कि हमें डर पता, बट हो सकता है आपको इक्वेशन ही दे दी जाए, हालांकि तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैसा दिखेगा तब? नाउ इफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइंस आर नोन। अब जितनी, वैसे देखो 3D में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं इस यूनिट में, तो जितना ज्यादा हो सके आप चीजों को समझिए। अब यहाँ पे आप
इस चीज को रटते कि भाई ये वाला डीआर के लिए है, ये वाला डीसी के लिए है, इससे बेटर यही है कि आप डीआर से डीसी का फॉर्मूला निकल कैसे रहा है ये समझ लें, तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद हो गए ना आसानी से। और सिमिलरली परपेंडिकुलर वाला भी आपको याद नहीं करना पड़ा क्योंकि आपने इसकी कंस्ट्रक्शन समझ ली। तो कंस्ट्रक्शन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब नाउ अगर आपको इक्वेशन पता है, सपोज आर वेक्टर हमें दिया गया है ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर, और एक और इक्वेशन दी हुई है ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर। तो दो इक्वेशन लाइन की हमें पता है। अब इसके बीच में हमें निकालना हो कि एंगल क्या बनेगा, तो हो सकता है कुछ लोगों को क्लिक कर गया हो, कुछ को नहीं किया हो। तो यहाँ पे इस लाइन के हम डी आर इस बी वन की मदद से जान सकते हैं ना भाई। इस बी वन की मदद से हम इस लाइन की डी आर जान जाएंगे, इस बी टू की मदद से इस लाइन की डी आर जान जाएंगे। तो वही तो बन गया जो हम पहले अब तक करते आए हैं, सेम केस बन गया। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, अभी तक यही किया था अपन ने, बी डी आर को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। और बी वन बी टू क्या है, डी आर का ही तो है सब कुछ। बी वन डॉट बी टू अपॉन बी वन का मैग्नीट्यूड अपॉन बी टू का मैग्नीट्यूड, खत्म। सो इस प्रकार से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। और सिमिलरली अगर कार्टेशियन में दिया हुआ है, कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो यहाँ पे ए वन बी वन और सी वन क्या है, हमारे डी आर सी तो है, ए टू बी टू सी टू डी आर सी है। अब वापस आपको डी आर पता चल गई, ले देख के सारा खेल डी आर के अराउंड नहीं घूम रहा है। आप एक इक्वेशन के डी आर जानो और एंगल निकालो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने कुछ बातें कर ली एंगल के बारे में, और एंगल पे अब देख लेते हैं एक दो सवाल, सिंपल सिंपल से। फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और सेकेंड लाइन हमें क्या दी हुई है, 5i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस न्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं लाइन की, और हमें क्या जानना है, एंगल बिटवीन द लाइन। सो एंगल बिटवीन द लाइंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वैक्टर। तो आपको अगर कंस्ट्रक्शन याद हो तो ये क्या होता है अपना, बी वन वैक्टर होता है, और ये क्या होता है अपना, बी टू वैक्टर होता है। बस अब क्या करना है, इन बी वन बी टू को उठा के रखना ही है। तो चलिए रखिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 4 + 4 इंटू 9 + 4 + 36। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या बनेगा, 1 × 3, 3, 2 to 4, 2 6, 12 अपॉन 9 अपॉन 49। So that will be equal to 16 plus 3, 19 upon 21। तो एंगल cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, cos थीटा अगर हमें मिला है 19 अपॉन 21, भाई थीटा तो नहीं मिला, cos थीटा है ये। तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 19/21। So this is the angle between the two given
lines. So next question. Find the angle between the pair of lines x plus 3 upon 3 equal to y minus 1 upon 5 equal to z plus 3 upon 4. X plus 1 upon 1 equal to y minus 4 upon 1 equal to z minus 5 upon 2. Find theta. हमें थीटा फाइंड आउट करना है. तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा था कि अपने पास डी आर निकल जाएंगे 3, 5, 4. लाइन 1 के डी आर क्या हो गए 3, 5, 4. लाइन 2 के डी आर क्या हो गए 1, 1 और 2, 1, 1, 2. बस अब वही अपना जो पुराना वाला फॉर्मूला था उधर रख दो. तो क्या बनेगा 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4. बस इसको सिंप्लीफाई कर देना. आपको क्या मिलेगा 8 अंडर रूट 3 अपॉन 15 मिलेगा. यानी कि थीटा इक्वल टू क्या मिल गया cos इनवर्स ऑफ 8 अंडर रूट 3 अपॉन 15. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल था. अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे. अगला कॉन्सेप्ट है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन. हमारे पास दो लाइंस दी गई हैं और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है. आपको पता होगा जैसे 2D में हम क्या 2D प्लेन बनाया मान लो मैंने. ठीक है, इस 2D प्लेन में कोई भी दो लाइंस होंगी ऐसे पड़ी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो सकती है, कैसे भी रखी हो सकती है, या फिर वो ऐसे पड़ी हो सकती है, या फिर ऐसे ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी रखी हो सकती है. बट इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो दो लाइंस है ना, या कभी ना कभी तो अभी देखो देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं ऐसे तो इंटरसेक्ट करेगी. ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल में बनाना चाह रहा था, वैसे थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, बट समझो ये लाइन पैरेलल है ऐसे. ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ये तो पहले ही हथियार डाल दिए, पहले ही इंटरसेक्ट हो गई है. कुल मिला के मेरा कहने का पॉइंट ये है कि 2D प्लेन में हमारे पास लाइंस जो है या तो इंटरसेक्ट करती हैं या तो पैरेलल होती हैं. बट 3D में केस हमारा थोड़ा सा बदल जाता है. 3D में केस हमारा क्या होता है थोड़ा बदल जाता है. 3D में हमारे पास क्या होता है कि हमें ऐसी लाइन मिल जाती हैं जो ना ही कभी इंटरसेक्ट करती है और ना ही वो पैरेलल होती हैं. ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही वो क्या है पैरेलल है. तो इस तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं क्यू लाइंस बोलते हैं. कैसे भाई ऐसी लाइन मिल कैसे रही है. देखो ये आ गया अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो इसके ऊपर एक काम करते हैं, अपन अपना डायग्राम बना लेते हैं. थोड़ा इसको इमेजिन करने की कोशिश करना, क्योंकि 2D सरफेस पे मैं 3D सरफेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिक्कत तो आएगी और थोड़ी बनेगा भी बेकार ही. लेकिन आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, सो ये बन गया हमारा एक क्यूब बना लिया हमने, या क्यूबॉइड कुछ भी समझ लो जो आपको समझ में आ रहा हो, ये लग रहा हो. तो ये हमारा फिगर तैयार हो चुका है. ठीक है, तो इसका अब करते हैं नामकरण. पहले तो इसका नामकरण अपन ग्रीन कलर से करेंगे. इसका नाम रखते हैं अपन ए बी सी डी ई एफ जी, और ये हमारा ओ तो होता ही है. ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्यू लाइंस जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और ना ही वो पैरेलल है. तो आप समझो कि ये रूम है आपका, इस रूम में बैठे हो, और ये जो ऊपर जो प्लेन दिख रहा है ना, ये जो ऊपर जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला DEFG वाला, ये आपकी छत है. और ABCO आपका है फ्लोर, जहां पे आप रूम पे बैठे हो.
ठीक है, और ये DOG और ये बाकी की दीवारें हैं आपके चारों तरफ। ठीक है, तो अब हम दिखाने चाहते हैं आपको कि ये कैसे बनेगा। तो जो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, तो GDGEF इससे एक लाइन पास कराओ, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, कुछ इस प्रकार। हमने इससे एक लाइन पास करा दी। ठीक है, और हमने क्या किया, D और B से एक लाइन पास करा दी ऐसे। अब ये जो दो लाइंस है ना, ये ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट करेंगी कभी। ये देखने में आप लोगों को लग रहा होगा ये पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होती है लाइंस, जब वो सेम प्लेन में लाई कर रही है। एक लाइन जा रही है आपकी छत पे से, एक प्लेन उड़ता जा रहा है आपके छत पे से, ठीक है, और एक लाइन जा रही है बाजू वाली दीवार पे से। वो दोनों क्या वो पैरेलल है? नहीं है वो, और ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगे कभी भी। एक ऐसे जा रही है और एक, मतलब यहाँ पे तो ड्रॉ करना ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, अपने रूम में अपने आप देखने की कोशिश कीजिए कि तो छत की कॉर्नर पे से G और E डायगोनल से एक लाइन ऐसे पास कर रही है, और बाजू में जो आपकी दीवार है उसके डायगोनल से कैसे DB से एक लाइन पास कर रही है। तो ये जो दो लाइंस है ना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ना ही ये पैरेलल है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। द लाइंस the lines which are neither parallel nor intersecting, such pair of lines such pair of lines are नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन पे लाई करने वाली। अब 2D प्लेन में हमारे पास हमेशा दो ही कंडीशन की होती है, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल, क्योंकि वो लाइंस हमारी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं ऐसी कोई कंडीशन लगा दूं कि नहीं भाई आप अलग अलग प्लेन से पास नहीं करा सकते, आपको एक ही प्लेन से पास करानी होगी, तब तो वो ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेगी या तो पैरेलल होंगी। बट हम क्या कर रहे हैं, चालाकी से उनको अलग अलग प्लेन से पास करा रहे हैं, जिसके कारण से हमें एक ऐसी कंडीशन मिल रही है जहां पे ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही पैरेलल है। तो सच पेयर ऑफ लाइंस आर कॉल्ड आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। सच पेयर ऑफ लाइंस आर कॉल्ड क्यू लाइंस। क्यू लाइंस, ठीक है, याद रखना इसको। और लेट L1 L2 be two such lines, then with equation, पहले इक्वेशन with equation r vector equal to a1 plus lambda b1 और r vector equal to a2 vector plus lambda b2 vector, या फिर न्यू ले लो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, न्यू b2 vector। then the required then the required shortest distance is given by d equal to b1 vector cross b2 vector into a2 vector minus of a1 vector, sorry, so b1 vector cross b2. So this is the formula to find the shortest distance between the two given q lines. ये तो क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट है। ये क्या है हमारा, कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म है ये हमारा। सिमिलरली अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में निकालना होगा तब आप कैसे करेंगे, वो देखने वाली बात है। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालनी होगी तब क्या करेंगे, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी होगी, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए लिखते हैं आप अपन कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास L1 क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और L2 होगी अपनी x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो लाइंस मिल गई और इनकी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या निकलेगा। इस फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक सा है, ये वाला थोड़ा याद करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कोई और रास्ता नहीं है अपने पास। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय, पहले तो डिटर्मिनेंट आ गया खतरनाक सा एक। ठीक है, और उसके बाद नीचे हम डिवीजन में लगा रहे हैं कुछ खतरनाक सा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखें कि ये आ कैसे रहा है, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेनली क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं डिटर्मिनेंट वाला काम। ए क्रॉस b1 क्रॉस b2 जो अपन ने किया था, ये उसके लिए कर रहे हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट अपना ए b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस ऐसे आया हुआ, तो उसका नीचे मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड के लिए टर्म है, और ये डिटर्मिनेंट हम किसके लिए कर रहे हैं, a2 क्रॉस b1 क्रॉस b2 के लिए। यहाँ पे जो हमारा b1 क्रॉस b2 है, उसी के लिए ये डिटर्मिनेंट आया है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू यू लाइंस। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारी लाइंस पैरेलल है तब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हमारी लाइंस कैसी होगी इस केस में, कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करने वाली बात है। लेट टू लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, एंड पैरेलल है तो दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब पैरेलल डज नॉट इम्प्लाई कोप्लेनर, ये मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि कोप्लेनर है। तो लेट आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस न्यू b वेक्टर। तो हमारे पास इसका जो डिस्टेंस d होगा वो क्या होगा, b वेक्टर प्लस a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। ओके, तो ये थी लाइंस की थ्योरी। हमने सारी की सारी लाइन से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब हम इस पे अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्विकली रिकॉल कर देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पहले तो देखा कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इफ two points are given, if 2 points are given, points are given on a line, then हम हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी वो हमने स्टडी किया। ठीक है, कैसे निकलेगी, हमने ये कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म
दोनों में देखा। उसके बाद फिर हमने मेनली आज एंगल को स्टडी किया कि कोई भी दो लाइन है तो उसके बीच का एंगल सपोज से थीटा है, तो थीटा कैसे निकलेगा उसके बारे में हमने बात की। और एंगल अगर हमें डी आर दिए गए हों तो कैसे निकलेगा, और डी सी दिए गए हों तो कैसे निकलेगा, वो दोनों केसेस हमने देखे। और उसके बाद हमने फिर स्क्यू लाइंस की बात की, स्क्यू लाइंस की बात की, ठीक है। और स्क्यू लाइंस के बाद फिर हमने बात की पैरेलल लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस। तो ओवरऑल हमने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है आज, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। और जो हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उनको एक बार फिर से खुद अपने हाथों से सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में सेट करके बिठाते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। So this was all about today's class. So thank you.